एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में, और चैनल का नाम है केमिस्ट्री विद मनीष सोनी। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये रासायनिक बलगतिकी का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर 2 में मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया का वेग और वेग का मात्रक और वेग पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवा दिए थे और बताया था किस प्रकार से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को लिखा जाता है। इस लेक्चर नंबर 3 में हम सीखेंगे कि वेग समीकरण क्या होती है और वेग स्थिरांक क्या होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेग समीकरण, जिसे दर नियम भी कहते हैं। वेग समीकरण को क्या कहते हैं? दर नियम एवं वेग स्थिरांक के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेग समीकरण क्या होती है। तो देखिएगा, वेग समीकरण प्रायोगिक तौर पर निर्धारित ऐसी समीकरण जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग व अभिकारकों की सांद्रताओं के मध्य संबंध स्थापित करती है। क्या कहलाती है? वेग समीकरण कहलाती है। वेग समीकरण क्या होती है? वापस से सुन लीजिएगा। प्रायोगिक तौर पर निर्धारित, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की वेग समीकरण उस अभिक्रिया को देखने मात्र से नहीं लिखी जा सकती, हमेशा प्रायोगिक तौर पर निर्धारित की जाती है। किस प्रकार से निर्धारित की जाती है? प्रायोगिक तौर पर, या फिर मैं यूँ कहूँ प्रायोगिक आंकड़ों के द्वारा। तो प्रायोगिक तौर पर निर्धारित ऐसी समीकरण किसी अभिक्रिया की जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग व अभिकारकों की सांद्रताओं के मध्य संबंध स्थापित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? वेग समीकरण कहते हैं। इसको समझने के लिए मैंने एक अभिक्रिया ली। माना एक अभिक्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है। माना एक अभिक्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है। अभिक्रिया क्या है? देखिएगा, N1A प्लस N2B इज इक्वल टू उत्पाद। अभिक्रिया क्या है? वापिस से देख लीजिएगा। A के N1 मोल B के N2 मोलों से क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया कर रहे हैं। और किसका निर्माण कर रहे हैं? उत्पाद का। अब देखिएगा, क्लास 11 में हमने एक नियम पढ़ा था रासायनिक साम्य वाले पार्ट में। वो नियम क्या था? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। कौन सा नियम? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, जो किसके द्वारा दिया गया था? गुलवर्ग एवं वागे के द्वारा। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रताओं के सीधे समानुपाती होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रताओं के सीधे समानुपाती होता है। तो इस अभिक्रिया के ऊपर यदि मैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाऊं, किसका नियम लगाऊं? द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। ये नियम किसने दिया था? गुलवर्ग एवं वागे ने दिया था। क्लास 11 में आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया जाता है। गुलवर्ग व वागे। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम यदि मैं इस अभिक्रिया के ऊपर लगा दूं तो इस अभिक्रिया का जो वेग होगा वो समानुपाती होगा A की सांद्रता की N1 घात के और B की सांद्रता की N2 घात के। देखिएगा, A के मोल कितने हैं? N1। B के मोल कितने हैं? N2। क्लास 11 में जब ये नियम आपको पढ़ाया जाता है तब आपको बताया जाता है कि
अभिकारक के साथ जो गुणांक होते हैं वो हमेशा कहाँ पे आ जाते हैं, घात में आ जाते हैं और एज इट इज आ जाते हैं, जैसे हैं वैसे के वैसे आ जाते हैं। जैसे मान लो कोई अभिक्रिया है 2a+b से बन रहा है उत्पाद, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से इस अभिक्रिया का जो वेग होगा वो वेग समानुपाती होगा a की पावर 2 के, क्योंकि a का गुणांक क्या है 2, और b की पावर 1 के, क्योंकि इसका गुणांक 1 है। तो 1 लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है। तो वेग समानुपाती होगा a की पावर 2 के और b की पावर 1 के। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लगा दूँ 3 और यहाँ पे लगा दूँ 2, कल्पना कर रहे हैं काल्पनिक अभिक्रिया है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे मैं 3 हटा दूँ तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रताओं के सीधे समानुपाती होता है, और जो गुणांक होते हैं वो कहाँ जाते हैं, घात में आ जाते हैं। लेकिन ये जो नियम था वो सैद्धांतिक नियम था। किस प्रकार का नियम था, सैद्धांतिक। ये एक सैद्धांतिक बात है। यदि हम इस अभिक्रिया के लिए प्रायोगिक तौर पर वेग लिखना चाहें तो जो गुणांक हैं, जो घात है वो जरूरी नहीं है कि n1 और n2 ही आए, जरूरी नहीं है n1 और n2 ही आए। इसलिए हम क्या करते हैं, देखिएगा प्रायोगिक तौर पर वेग समानुपाती होगा a की पावर x और b की पावर y। देखिएगा प्रायोगिक तौर पर क्या होता है, जो घात है वो जरूरी नहीं है कि n1 ही आए, यहाँ पर घात जरूरी नहीं है कि n2 ही आए, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर x और y लगा देते हैं। देखिएगा एक सैद्धांतिक बात होती है, एक प्रायोगिक बात होती है, दोनों बातों में अंतर होता है। सैद्धांतिक बात में क्या होता है, जो चीज़ हमें दिखती है वैसी की वैसी हम लिख देते हैं, लेकिन प्रायोगिक तौर पर जो चीज़ हमें जैसी दिखती है जरूरी नहीं है वो चीज़ वैसी ही हो, इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर x और y लगा देते हैं। जैसे इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिएगा एक रमेश नाम का लड़का है, आपने मुझसे पूछा कि सर ये रमेश कैसा लड़का है। मैंने उसको पहली बार देखा, पहली बार ये लड़का मेरे सामने आया और मुझसे आपने पूछा कि सर ये रमेश कैसा लड़का है। मैंने कह दिया, मान लीजिएगा मैंने इसको देखने मात्र से कह दिया कि ये लड़का अच्छा है। कैसा है, अच्छा। मैंने इसको पहली बार देखा और देखते ही क्या कहा कि ये लड़का क्या है, अच्छा। तो बताओ क्या मेरी बात 100% सही हो सकती है क्या? नहीं, हो सकता है कि मैं सही भी हूँ और हो सकता है मैं गलत भी हूँ। इसलिए अगर मैं उसको देखने मात्र से उसे अच्छा बता रहा हूँ तो ये बात सही नहीं है। तो मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए कि ये लड़का जो है ये X टाइप का है, ये लड़का जो है वो X टाइप का है। X का मतलब, आप पूछोगे सर X का मतलब क्या है, तो मैं कहूँगा कि भैया X का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, यानी ये लड़का अच्छा भी हो सकता है और ये बुरा भी हो सकता है। आपने मुझसे क्या पूछा, वापस से सुन लो। एक लड़का है रमेश नाम का, आपने कहा कि सर ये लड़का कैसा है, आपने मुझसे पूछा कि सर लड़का कैसा है। उस लड़के को मैंने पहली बार ही देखा है, वो सामने ही मेरे पहली बार आया, मैं उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं और मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ ये अच्छा है और मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ कि ये बुरा है। तो बताओ क्या मैं 100% सही हो सकता हूँ क्या? नहीं। तो फिर मुझे क्या कहना चाहिए, आप ही बता दो, मुझे क्या कहना चाहिए? मुझे कहना चाहिए कि इस लड़के का जो व्यवहार है वो X टाइप का है, यानी ये लड़का अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अब आपने कहा कि सर नहीं, आप तो एक काम करो, एग्जैक्ट बताओ। तो मैं कहूँगा इस लड़के के प्रायोगिक आंकड़े मुझे लाके दो, प्रायोगिक आंकड़े मुझे लाके दो। प्रायोगिक आंकड़ों का क्या मतलब है सर? प्रायोगिक आंकड़ों का मतलब ये है कि ये सुबह से शाम तक क्या क्या करता है, इसके पिछले 2-3 महीनों की डिटेल मुझे लाके दो, अच्छी सी डिटेल लाके दो। उस डिटेल को मैं पढ़ूंगा, उसके बाद में मैं एग्जैक्ट बता पाऊंगा कि ये लड़का अच्छा है या बुरा है। तो आपने क्या किया, एक पेपर के ऊपर उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है पिछले 1-2-3 महीनों की वो मुझे लाके दी और उन एक्टिविटीज़ को पढ़ करके मैंने कहा कि वो लड़का क्या है, अच्छा, या फिर मैंने क्या कहा कि वो लड़का क्या है, बुरा। तो अब मैं 100% क्या हूँ, सही हूँ। तो किसी अभिक्रिया को देखने मात्र से यदि आप गुणांक लगा रहे हो N1 और N2 तो वो बात कैसी है, सैद्धांतिक।
वो बात कैसी है? सैद्धांतिक। ये बात कैसी है? सैद्धांतिक। और यदि मान लो मैं यहाँ पे गुणांक n1 n2 की जगह x और y लगा दूं, क्या लगा दूं? x और y, जहां x का मान n1 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, जहां x का जो मान है वो इस n1 गुणांक के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। एग्जैक्ट कब पता चलेगा? जब इस अभिक्रिया के प्रायोगिक आंकड़े हमारे सामने आएंगे, उन आंकड़ों के माध्यम से हम एग्जैक्ट बता पाएंगे। एक बार हम क्या बता रहे हैं कि गुणांक क्या होगा? x होगा। इस x का मान n1 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। और जो y है ना, y का मान n2 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। समझ में आ गई होगी और धीरे धीरे और समझ में आ जाएगी। जब हम इस पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको किसी भी अभिक्रिया का यदि वेग समीकरण लिखना हो और प्रायोगिक आंकड़े आपको नहीं है आपके पास में, तो आप एक काम कीजिएगा, आप गुणांक x और y लगाइएगा। क्या लगाइएगा? x और y, घात x और y लगानी है आपको। एग्जैक्ट आपको वो गुणांक नहीं लगाने हैं पावर में जो अभिक्रिया में अभिकारक के साथ लगे हुए हैं। यदि आपके पास प्रायोगिक आंकड़े हैं तो आप x और y के मान ज्ञात कर सकते हो, एग्जैक्ट बता सकते हो कि x का मान n1 के बराबर होगा या नहीं होगा और कितना होगा, और y का मान n2 के बराबर होगा या नहीं होगा, कितना होगा। पहली बार पढ़ रहे हो, थोड़ी दिक्कत महसूस होगी, लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये बात आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखिएगा, वेग समानुपाती हो गया a की पावर x के b की पावर y की, और आप जानते हो समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है। तो हमने क्या किया? समानुपाती का चिन्ह हटा दिया। समानुपाती का चिन्ह हटाने पर तो बताओ वेग बराबर क्या हो जाएगा? वेग बराबर k। k क्या है? एक समानुपातिक स्थिरांक है। k क्या है? एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे वेग स्थिरांक कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? वेग स्थिरांक, या इसे दर नियतांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दर नियतांक। ठीक है, तो वेग बराबर k, a की पावर x और b की पावर y। अब ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुई, ये क्या है? इस अभिक्रिया की वेग समीकरण, क्योंकि ये प्रायोगिक तौर पर हमने निर्धारित की है, प्रायोगिक आंकड़ों के द्वारा हमने क्या की है? निर्धारित। तो प्रायोगिक तौर पर निर्धारित की गई ऐसी समीकरण जो अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रताओं के मध्य संबंध स्थापित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? वेग समीकरण कहते हैं। तो बताओ यहाँ पर ये जो k है, ये क्या है? एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे अभिक्रिया का क्या कहा जाता है? वेग स्थिरांक कहा जाता है। जिसे अभिक्रिया का क्या कहा जाता है? वेग स्थिरांक, या इसे क्या कहते हैं? दर नियतांक कहते हैं। इस x का जो मान है, वापस से बता रहा हूं कि n1 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और इस y का जो मान है वो इस n2 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, वो हमें पता चलेगा प्रायोगिक आंकड़ों के द्वारा। सर प्रायोगिक आंकड़े हमारे पास कहाँ से आएंगे? आपको एग्जाम में दिए जाएंगे, आपको एक एग्जाम में टेबल बना के दी जाएगी। अभी मैं आपको क्वेश्चंस उस पर आधारित सॉल्व करवाऊंगा। तो ये जो समीकरण है इसे हम क्या कहते हैं? वेग समीकरण कहते हैं। और k को क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक या दर नियतांक। बात करते हैं वेग स्थिरांक की परिभाषा क्या होगी। पहले मैं इसकी परिभाषा बता देता हूँ, फिर मैं आगे बात करूँगा। वेग स्थिरांक k की परिभाषा देखिएगा, यदि इस समीकरण में a की सांद्रता और b की सांद्रता को एक मान लिया जाए, a की सांद्रता और b की सांद्रता को एक मान लिया जाए, तो बताओ अभिक्रिया का जो वेग है वो किसके बराबर होगा? k के। अभिक्रिया का वेग किसके बराबर होगा? k के। मैंने क्या किया? मैंने a की सांद्रता और b की सांद्रता को कितना मान लिया? एक मान लिया, 1 मोल प्रति लीटर मान लिया। आगे इकाई भी लिख सकते हो, मोल प्रति लीटर।
तो बताओ इसको और इसको एक मान लोगे तो वेग किसके बराबर हो जाएगा, के। इसका मतलब के की परिभाषा क्या होगी, नोट्स में आपको लिखी हुई मिल जाएगी, बोर्ड पे जगह नहीं होने की वजह से मैं नहीं लिख रहा, बता देता हूँ कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है यदि अभिकारकों की सांद्रता कितनी हो, 1 मोल प्रति लीटर। वापिस से सुन लीजिएगा, आप नोट भी कर सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान उस अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है यदि अभिकारकों की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो। दूसरे शब्दों में बोलूं, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस अभिक्रिया के वेग के बराबर ही होता है यदि अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो। कितनी हो, इकाई। तो बताइएगा, इस कारण से K जो है इसे विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। तो बताओ K के कितने नाम हो गए, K के 3 नाम मैंने आपको बता दिए, वेग स्थिरांक या दर नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्यों कहा, क्योंकि K जो है वो विशिष्ट परिस्थितियों में वेग के बराबर हो जाता है। और विशिष्ट परिस्थितियाँ क्या है बच्चों, विशिष्ट परिस्थितियाँ है कि अभिकारकों की सांद्रता कितनी हो, 1 मोल प्रति लीटर। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, एक बार वापस से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि वेग समीकरण क्या होती है और वेग स्थिरांक क्या होता है। तो सबसे पहले वेग समीकरण के बारे में वापस बता देता हूँ। प्रायोगिक तौर पर निर्धारित की गई ऐसी समीकरण जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग व अभिकारकों की सांद्रताओं के मध्य संबंध स्थापित करती है। ये देखिएगा, ये संबंध स्थापित कर रही है। सर ये वेग समीकरण नहीं होगी क्या? नहीं भैया, ये एक सैद्धांतिक बात की है हमने। वेग समीकरण हमेशा किस प्रकार से निर्धारित की जाती है, प्रायोगिक तौर पर निर्धारित की जाती है। तो वेग समीकरण को समझने के लिए हमने एक अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिया। एक अभिक्रिया हमने सपोज कर ली कि N1A प्लस N2B से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। यानी A के N1 मोल B के N2 मोल आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। क्लास 11 में रासायनिक साम्य वाले पार्ट में एक नियम पढ़ा था, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। उस नियम के अनुसार इस नियम से क्या होगा, वेग समानुपाती A की पावर N1 और B की पावर N2। ठीक है, ये सैद्धांतिक बात है, लेकिन वेग समीकरण हमेशा किस प्रकार निर्धारित की जाती है, प्रायोगिक तौर पर निर्धारित की जाती है, प्रायोगिक आंकड़ों के द्वारा निर्धारित की जाती है। फिलहाल प्रायोगिक आंकड़े हमारे पास है नहीं इस अभिक्रिया के, इसलिए हमने पावर के रूप में क्या लगा दिया, x और y। जहां x का जो मान है वो N1 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, और y का जो मान है वो N2 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो समानुपाती का चिन्ह हटा दिया तो एक स्थिरांक आ गया K, जिसे क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक या दर नियतांक। वेग स्थिरांक या दर नियतांक। वेग स्थिरांक की परिभाषा यदि आपको एग्जाम में पूछ ली जाए तो आप पहले वेग समीकरण लिखना और कहना कि यदि वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वही क्या होता है, वेग स्थिरांक। यानी वेग स्थिरांक का मान अभिक्रिया के वेग के क्या हो जाता है, बराबर। और इसी कारण से इसे विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं, क्योंकि विशिष्ट परिस्थितियों में K जो है वो किसके बराबर हो जाता है, वेग के। जैसे मैंने एक अभिक्रिया ली 2A प्लस B इज इक्वल टू उत्पाद, और आपको मैं कहूँ इस अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखिए। इस अभिक्रिया का क्या लिखिए, वेग समीकरण। तो मैंने लिख दिया वेग बराबर K A की पावर और B की पावर। पावर कितनी लगाऊँ, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 नहीं। पावर कभी भी देख के नहीं लगानी है। यहाँ पर क्या लिखोगे, x और y। अब मैं आपसे पूछूं कि x और y के मान बताओ, तो उसके लिए आपके पास में क्या होने चाहिए, प्रायोगिक आंकड़े। और प्रायोगिक आंकड़े कहाँ से आएंगे आपके पास, एग्जाम में दिए जाएंगे, एग्जाम में दिए जाएंगे। तो बताओ x और y लिखना है, ना कि 2 और 1 लिखना, ये गलत है। x और y लिखना है। इस x का मान इस 2 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस y का मान यहाँ पर क्या है, 1 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे एक एग्जांपल लिया N2 प्लस थ्राइस H2 इज इक्वल टू ट्वाइस NH3, और आपने कहा कि सर इस अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखिए। मेरे पास इसके कोई प्रायोगिक आंकड़े उपलब्ध फिलहाल नहीं हैं, तो मैं कैसे लिखूंगा? क्या मैं ये गुणांक लगाऊंगा क्या पावर में? नहीं, गुणांक नहीं लगाने। वेग बराबर के N2 की पावर x लिखनी है और H2 की पावर y लिखनी है।
अब आप कहोगे सर x और y के मान बताओ, तो भैया x और y के मान के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, प्रायोगिक आंकड़े। कहाँ से आएंगे, एग्जाम में दिए हुए रहते हैं। आप बुक के पीछे देखिएगा क्वेश्चंस भी दे रखे हैं जिसमें टेबल वगैरह बना रखी है, उस टेबल के माध्यम से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस x का मान इस यहाँ पर क्या है, एक के बराबर हो भी सकता है, और इस y का मान इस तीन के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे N2O5 इज इक्वल टू 2N2O5 इज इक्वल टू 4NO2 प्लस O2। ये एक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के लिए आपको क्या लिखना है, वेग समीकरण, और प्रायोगिक आंकड़े नहीं है। तो बताओ कैसे लिखोगे, वेग बराबर के N2O5 की पावर क्या 2 लगा दोगे क्या, नहीं, गलत है। अगर 2 लगा दिया गलत है, बिना प्रायोगिक आंकड़ों के आपने 2 लगा दिया गलत है। आपको दे ही नहीं रखा, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, x लिखना है। इस x का मान इस 2 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस x का मान इस 2 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सर कैसे पता चलेगा, प्रायोगिक आंकड़े आपको दिए जाएंगे एग्जाम में, उससे अपन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा आपको वेग समीकरण समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, अभिक्रिया 2A प्लस बी से उत्पाद के लिए प्रायोगिक आंकड़े निम्न प्रकार हैं। ये देखो प्रायोगिक आंकड़े आपको किस प्रकार दिए जाएंगे और उनका क्या मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूँ, किस प्रकार से आपको वेग समीकरण लिखना है। प्रायोगिक आंकड़े निम्न प्रकार है। आपको प्रायोगिक आंकड़े दे रखे हैं, ए की सांद्रता मोल प्रति लीटर में, बी की सांद्रता मोल प्रति लीटर में, और अभिक्रिया का वेग। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ क्रम संख्या या प्रयोग संख्या, एक्सपेरिमेंट नंबर, प्रयोग संख्या। EN का मतलब है एक्सपेरिमेंट नंबर यानी प्रयोग संख्या। हिंदी में लिख देता हूँ, चलो आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, फिलहाल मैं हिंदी माध्यम की वीडियो बना रहा हूँ। प्रयोग संख्या, इस अभिक्रिया के ऊपर एक प्रयोग किया गया जो प्रयोगशाला में किया गया, और प्रयोगशाला में जो प्रयोग करके जो आंकड़े प्राप्त हुए वो आपको एग्जाम में दिए जाएंगे, और किस प्रकार दिए जाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस अभिक्रिया के ऊपर मान लीजिएगा प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति ने 3 प्रयोग किए, 1 2 3। पहले प्रयोग में क्या किया कि अभिकारक A की सांद्रता को 2 मोल प्रति लीटर लिया, 2 मोल प्रति लीटर लिया। कितना मोल प्रति लीटर, 2 मोल प्रति लीटर। और B की सांद्रता को 4 मोल प्रति लीटर लिया, और इस अभिक्रिया का जब वेग ज्ञात किया तो 8 मोल प्रति लीटर, 8 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट प्राप्त हुआ। पहला प्रयोग किया, इस अभिक्रिया के ऊपर पहला प्रयोग किया। प्रायोगिक आंकड़ों का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, उस टेबल का मतलब बता रहा हूँ जो एग्जाम में आपको दी जाएगी, और आपको वेग समीकरण लिखनी होगी। तो बताओ इस अभिक्रिया में A की सांद्रता को कितना लिया, 2 मोल प्रति लीटर, B की सांद्रता को कितना लिया, 4 मोल प्रति लीटर। तो आपको अभिक्रिया का वेग कितना प्राप्त हुआ, 8 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट प्राप्त हुआ। अब क्या किया, इसी अभिक्रिया पे दूसरा प्रयोग किया, और दूसरे प्रयोग में उसने क्या किया, A की सांद्रता को 2 गुना कर दिया। कितना कर दिया, 4 मोल प्रति लीटर कर दिया, और B की सांद्रता को एज इट इज रख दिया, 4 मोल प्रति लीटर। इसको चेंज नहीं किया, देखो इसको तो 2 गुना कर दिया। दूसरे प्रयोग में पहला प्रयोग क्या था बता दिया, A की सांद्रता 2 मोल प्रति लीटर, B की सांद्रता 4 मोल प्रति लीटर, अभिक्रिया का वेग कितना, 8 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। अब A की सांद्रता को दूसरे प्रयोग में A की सांद्रता को 2 गुना कर दिया और B की सांद्रता को एज इट इज रखा, तो अभिक्रिया का जो वेग है वो 16 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट हो गया। ठीक है, अब तीसरा प्रयोग क्या किया, तीसरे प्रयोग में A की सांद्रता को स्थिर रखा और B की सांद्रता को 2 गुना कर दिया, तो अभिक्रिया का जो वेग है वो एज इट इज रहा, 16 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। ये देखो ये होते हैं प्रायोगिक आंकड़े, इस प्रकार से आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे मैंने मोल प्रति लीटर ऑलरेडी लिख दिया, तो मैं इसको मिटा सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है,
क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया है, तो 2 मोल प्रति लीटर, 4 मोल प्रति लीटर। ये आंकड़े मोल प्रति लीटर में, ये सांद्रता है और ये क्या है, वेग है। यहाँ पर अगर मैं मोल प्रति लीटर प्रति मिनट लिख दूं तो मैं फिर इसको हटा सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखो, इस प्रकार से बनी हुई टेबल आपको दी जाएगी। वापस से समझा देता हूँ। ए की सांद्रता 2 मोल प्रति लीटर, बी की सांद्रता 4 मोल प्रति लीटर, अभिक्रिया का वेग कितना, 8 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। अब दूसरे प्रयोग में क्या किया, ए की सांद्रता को 2 गुना कर दिया और बी की सांद्रता को एज इट इज रखा, तो अभिक्रिया का वेग कितना हो गया, 2 गुना हो गया। 8 से कितना हो गया, 16। अब तीसरे प्रयोग में क्या किया, ए की सांद्रता को स्थिर रखा और बी की सांद्रता को क्या कर दिया, दुगना, तो अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और आपसे क्या पूछा है कि अभिक्रिया की वेग समीकरण ज्ञात करो। अभिक्रिया की वेग समीकरण, अगर ये आंकड़े आपके पास नहीं होते तो आप वेग समीकरण किस प्रकार से लिखते बताओ। आप लिख देते वेग बराबर के ए की पावर, क्या 2 लिखोगे, क्या नहीं लिखना, 2 नहीं लिखना बच्चों, क्या लिखना है, x लिखना है, ठीक है। और b की पावर कितनी, y। अब x और y के मान ज्ञात करने के लिए आपको ये टेबल दी जाएगी। आई होप आपके बात समझ में आई होगी। अब टेबल के माध्यम से किस प्रकार से x और y के मान आपको ज्ञात करने हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से बनी हुई एक टेबल आपको दी जाएगी और आपको सबसे पहले क्या करना है, अभिक्रिया की वेग समीकरण इस रूप में लिख लेनी है। आपसे पूछा क्या गया है, अभिक्रिया की वेग समीकरण पूछी गई है प्रायोगिक आंकड़ों के माध्यम से, मतलब आपको x और y के मान निकाल के बताने हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, देखिएगा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ टेबल को, ताकि बोर्ड पे जगह हो जाए। 2 4 8, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया 4 4 और इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं, 16 4 8 और 16। ये प्रयोग संख्या 1, ये प्रयोग संख्या 2, ये प्रयोग संख्या 3। आपसे पूछा क्या गया है, वेग समीकरण पूछी गई है, वेग समीकरण पूछी गई है। तो आपको बच्चों क्या करना है, सबसे पहले आप लिखोगे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वेग समीकरण को x और y की फॉर्म में लिख लोगे। वेग बराबर होता है k, a की पावर x, b की पावर y, ठीक है। अब इस वेग समीकरण के आधार पर जितने भी प्रयोग आपको दे रखे हैं उन प्रयोगों के संगत वेग समीकरण का निर्माण करोगे। x और y की फॉर्म में करना है, बस a और b के मान रखने हैं। किसके मान रखने हैं भाई, a और b के मान तो आपको दे रखे हैं ना, a और b के मान रखने हैं और वेग का मान रखना है, क्योंकि वेग के मान भी आपको दे रखे हैं। तो जो पहला प्रयोग है उसके संगत पहली समीकरण बनाओगे। पहली समीकरण क्या बनेगी बताओ, पहले प्रयोग में वेग का मान कितना है, 8, तो लिखोगे 8 बराबर के, बताओ ए की सांद्रता कितनी है पहले प्रयोग में, 2 की पावर x। बी की सांद्रता पहले प्रयोग में कितनी है, 4 की पावर y। ये समीकरण नंबर हो जाएगी 1। सर हमें कितनी समीकरण बनानी है ऐसी, आपको जितने प्रयोग दे रखे हैं उतनी समीकरणें बना लेनी है। मैक्सिमम टाइम्स आपको 3 प्रयोग ही दिए जाएंगे, ज़्यादातर केसेस में कुछ हो सकता है कभी कभी 4 आ जाए, तो या तो 3 प्रयोग आपको दिए जाते हैं और कुछ केस के अंदर कुछ क्वेश्चंस में 4 प्रयोग भी हो सकते हैं। 4 प्रयोग वाला क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। तो मैंने पहली समीकरण बना ली पहले प्रयोग के संगत। वापस से देख लीजिएगा, वेग का मान कितना है इस समीकरण के आधार पर बनाइए। वेग कितना है 8, के का मान हमने k का मान हमने k के रूप में लिख दिया, मतलब k को k के रूप में लिख दिया। 2 की पावर x और 4 की पावर y। a की सांद्रता 2 दे रखी है और b की सांद्रता 4, पावर क्या लगा दी x और y। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें x और y के मान फाइंड आउट करने हैं। चलिएगा, दूसरी समीकरण क्या बनेगी, 16 बराबर 16 वेग हो गया। a की सांद्रता बोलो कितनी, 4 की पावर x और b की सांद्रता कितनी, 4 की पावर y। ये समीकरण नंबर क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। अब तीसरे प्रयोग के संगत तीसरी समीकरण बनाएंगे। 16 बराबर के, बताओ 4 की पावर x, a की सांद्रता 4 है और b की सांद्रता अब कितनी हो गई, 8 की पावर y। ये समीकरण नंबर क्या हो गई, 3 हो गई। तो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, इन तीनों समीकरणों के द्वारा आपको x और y के मान फाइंड आउट करने हैं। किसके मान फाइंड आउट करने हैं, x और y के। तो देखिएगा, x और y के मान फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है,
तीनों समीकरणों में सबसे पहले ऐसी समीकरण देखनी है जिसमें कोई एक सांद्रता कॉमन या स्थिर हो रही हो, कॉमन आ रही हो या स्थिर हो। देखिएगा आप इसको देखो, समीकरण 1 और 2 को देखो, समीकरण 1 और 2 को देखो, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है 16, के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 4। इसका मतलब समीकरण 2 को समीकरण 1 से हम काट सकते हैं, समीकरण 2 को समीकरण 1 से हम काट सकते हैं। क्या समीकरण 1 को 2 से नहीं काट सकते? काट सकते हो। अगर 1 को 2 से काटोगे तो 8 में 16 का भाग देना पड़ेगा, और 8 में 16 का भाग दोगे तो बताओ 1/2 आएगा, और 1/2 अगर आता है तो 0.5 का मतलब कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप समीकरणों को कुछ इस प्रकार से काटो कि आपके पास काटने के पश्चात जो संख्या आती है वो पूर्णांक हो। कोशिश यही रखनी है, और अगर नहीं आती है तो फिर हम उसका कोई दूसरा तरीका देखते हैं। तो बताओ यहाँ पर समीकरण, तीनों समीकरणों को ध्यान से देखा, समीकरण 1 और 2 में 4 कॉमन है कि नहीं है, तो आपस में कट जाएंगी, ठीक है, काटना है, ठीक है। अब समीकरण 2 और 3 को देखो, क्या कॉमन है क्या कोई चीज़? ये देखो 4 और 4 आपस में क्या हो रहे हैं? कट रहे हैं। तो समीकरण 2 और 3 को आपस में काटना है, इस प्रकार से काटना है कि भाग पूरा चला जाए, कोशिश करनी। और अगर मान लो भाग पूरा नहीं जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो आपको करना क्या है, वापस से सुन लो, जो आपने 3 समीकरण बनाई या फिर मान लो 4 समीकरण बनाए, उनमें ऐसी 2-2 समीकरणों के ग्रुप आपको बनाने हैं जिसमें सांद्रताएं क्या हो, कॉमन हो, सांद्रताएं क्या हो, कॉमन। और अगर मान लो नहीं मिले तो भी उसका तरीका होता है, मैक्सिमम टाइम्स आपको 99% कॉमन मिल ही जाएगा 12th बोर्ड के तो एग्जाम में, 12th बोर्ड के एग्जाम में आपको कॉमन मिल जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि वेग समीकरण किस प्रकार से प्रायोगिक आंकड़ों के माध्यम से निकाली जाती है। तो बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में किसका भाग दिया, 1 का भाग दिया। तो बताओ समीकरण 2 में 1 का भाग दोगे तो 16 में किसका भाग लगेगा, 8 का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16/8 बराबर k/k। अब बताओ यहाँ पर 4 की पावर क्या है, x, और यहाँ पर क्या है 4 की पावर y, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 की पावर x और 4 की पावर y, ठीक है, 4 की पावर y। अब बताओ 16 में 8 का भाग लगेगा, कितना आएगा 2, k से k आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 4 की पावर y से 4 की पावर y आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और 4 की पावर x में 2 की पावर x का भाग दोगे तो 2 की पावर कितना आएगा, x। अब देखो क्या आया हमारे पास कि 2 जो है वो 2 की पावर x के बराबर है। 2 का जो मान है, जो 2 है वो 2 की पावर x के क्या है, बराबर। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या और लगा के लिख देता हूँ, 2 की पावर x बराबर क्या है, 2। अब देखो 2 की पावर x बराबर 2 है, तो बताओ x का मान कितना यहाँ पर लिखें कि ये जो पद है वो 2 के बराबर हो जाए। वापस से सुन लो, x का मान यहाँ पे आके आपको अनुमान लगाना है कि x का मान कितना हो कि 2 की पावर x 2 के बराबर हो जाए। तो बताओ x का मान 1 होगा कि नहीं होगा, x का मान कितना होगा, 1 रखोगे तभी तो 2 की पावर x 2 के बराबर होगा। यहाँ पे 1 रख के देखो, ये देखो 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया, तो 2 और 2 आपस में क्या हो गए, बराबर। तो बताओ x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। समझ में आया होगा क्या किया मैंने, समीकरण 2 में 1 का क्या दिया, भाग। समीकरण 2 में 1 का भाग दोगे तो 2 बराबर आएगा 2 की पावर x, यानी 2 की पावर x बराबर क्या होगा, 2। तो बताओ x का मान कितना होगा, 1, क्योंकि 2 की पावर x 2 के बराबर तब होगा जब x का मान कितना हो, 1। इसका मतलब x का मान कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा। अब क्या करेंगे, हमें y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, y का। तो y का मान निकालने के लिए हम समीकरण 3 में 2 का क्या देंगे, भाग देंगे। समीकरण 3 में 2 का भाग देने पर जब आप
y वाला कॉमन देख करके समीकरण आपस में काटोगे तो आपको x का मान मिलेगा, और x वाला कॉमन देख करके काटोगे तो आपको किसका मान मिलेगा, y का, क्योंकि वो तो आपस में कट जाएगा, तो बचा हुआ पद किसका होगा, जिसको आप ज्ञात करना चाहते हो। तो यहाँ पे y का मान आपको निकालना है। तो समीकरण 3 में किसका भाग दिया, 2 का। तो बताओ 16/16 k बटा k। अब देखो 4 की पावर x 8 की पावर y डिवाइडेड बाई, बताओ 4 की पावर x और 4 की पावर y। ठीक है, अब काटो, देखो 16 को 16 से काट दो, k को k से काट दो, 4 की पावर x 4 की पावर x से कट जाएगी। तो बताओ 8 की पावर y में 4 की पावर y का क्या दोगे, भाग। तो यहाँ पर 1, इसका मतलब ये तो 1 आ गया, और 8 की पावर y में 4 की पावर y का भाग लगेगा 2, 2 की पावर कितनी आएगी, y। हम कह सकते हैं 2 की पावर y बराबर कितना होगा, 1। अब बताओ y का मान कितना होगा, 0। 0 क्यों, देखो y का मान यहाँ पे 0 रखो तो 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर आकर के आपको गेस करना पड़ेगा कि y का मान कितना हो कि इस पद का मान 1 के बराबर हो जाए। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स जानते हो तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो बताओ y का मान 0 होगा तभी तो 2 की पावर y 1 के बराबर होगा। तो बताओ y कितना हो गया, 0। इसका मतलब x का मान तो हमारे पास कितना आया, x का मान तो आया हमारे पास 1, और y का मान कितना आया, 0। अब देखो हम वेग समीकरण लिख सकते हैं। ये जो हमारी बेसिक वेग समीकरण थी उसमें हम क्या करेंगे, x और y के मान रख देंगे। तो बताओ a की पावर तो कितनी हो जाएगी, 1, और b की पावर कितनी हो जाएगी, 0। अब देखो x का मान कितना आया, 1, और यहाँ पे गुणांक कितना था, तो क्या बराबर है क्या, नहीं। मैंने कहा था ना बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, तो यहाँ पे बराबर नहीं है। y का मान कितना आया, 0, लेकिन यहाँ पे मान कितना है, गुणांक कितना है, 1। तो सैद्धांतिक तौर पे यदि आप इसको लिखोगे ना वेग को, तब तो आएगा a की पावर 2 और b की पावर 1, लेकिन वो वेग समीकरण नहीं होती बच्चों, वो वेग समीकरण नहीं होती। वेग समीकरण हमेशा कैसे निर्धारित की जाती है, प्रायोगिक तौर पर निर्धारित की जाती है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करना बताया। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, देखो आपको क्या करना है, वेग समीकरण के लिए आपको x और y के मान ज्ञात करने होते हैं। अगर आपको डायरेक्टली मान लीजिएगा समय नहीं, आप या कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हो और आपके पास समय नहीं है, आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो, तो बहुत इजी सी बात है, x का मान निकालना पड़ेगा, y का मान निकालना पड़ेगा, तब आपको वेग समीकरण प्राप्त होगी। तो आपको क्या करना है, बताओ x जो है वो किसकी घात है, a की, और y किसकी घात है, b की। तो आपको x का मान निकालने के लिए इसमें कॉमन देखना है और y का मान निकालने के लिए इसमें कॉमन देखना है। देखो सबसे पहले हम x का मान निकालते हैं, तो इसमें हमने कॉमन देख लिया, तो ये 4 और 4 कॉमन आ रहे हैं कि नहीं, गोला कर लेना। अब देखो सांद्रता को आपने कितना गुना किया, 2 गुना। सांद्रता को 2 गुना कर रहे हैं तो वेग कितना गुना हो रहा है, 2। इसको 2 गुना किया और ये भी कितना गुना हो गया, 2। इसका मतलब 2 बराबर 2 कब होगा, जब यहाँ पे घात कितनी होगी, 1 होगी। यानी x का मान कितना आया, 1, और 1 ही आया था। देखो अब हमें y का मान निकालने के लिए जो x वाली लाइन है या अभिकारक a वाली जो कॉलम है उसमें हमें कॉमन देखना है सांद्रताओं को। हमने इसको कॉमन देख लिया। बताओ इसको कितने गुना किया बच्चों, 2 गुना। इसको 2 गुना करने पर क्या अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन आया क्या, नहीं आया। इसका मतलब अभिक्रिया का वेग इस पर निर्भर ही नहीं कर रहा, b की सांद्रता पर। तो इसको 2 गुना करने पर ये कितना गुना रहा, बताओ 1 गुना रहा। भाई 16 का 16 कितना गुना होता है, 1 गुना होता है। तो 2 1 के बराबर कब होगा, जब पावर कितनी होगी, 0 होगी। 2 1 के बराबर कब होगा, जब पावर कितनी होगी, 0। तो बताओ y का मान कितना आ गया, 0, और 0 ही हमारा किससे आया, इस मेथड से भी 0 आया। तो आपके बात समझ में आ गई होगी। तो हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया का जो वेग है वो a की पावर 1 पर डिपेंड करता है और b की पावर 0 पर। इसका मतलब b पर निर्भर ही नहीं करता। b की सांद्रता को कितना भी बदल दो, वेग में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। इस अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल a पर डिपेंड कर रहा है और a की सांद्रता की कौन सी घात पर डिपेंड कर रहा है, 1 घात पर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा चैप्टर को समझने के लिए कि अगर आप a की सांद्रता को 5 गुना करते हो तो वेग 5 गुना हो जाएगा। b की सांद्रता को 10 गुना करते हो तो वेग कितना गुना हो जाएगा, 10। और b की सांद्रता को यदि आप
50 गुना करते हो, 100 गुना करते हो तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं आता। इस वेग समीकरण का मतलब ये है। पावर 1 है ना, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा वेग, और इसकी पावर कितनी है बच्चों, 0 है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका वेग क्या होगा, चेंज होगा। तो ये एक मैंने क्वेश्चन आपको करवाया। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। वेग समीकरण को समझने के लिए इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा समझने वाली बात यही है, उसके बाद में हम कोटि वगैरह पढ़ेंगे तो अभिक्रिया कोटि भी इसी से निकलेगी। जैसे अभिक्रिया A+2B से उत्पाद, ये अभिक्रिया है और इसके प्रायोगिक आंकड़े आपको दे रखे हैं, और इस अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण आपसे पूछा है। वेग समीकरण ज्ञात करो। प्रायोगिक आंकड़े आपको दे रखे हैं, अभी मैं यहाँ पर लिखूंगा बोर्ड पे। आपसे पूछा क्या गया है, वेग समीकरण। अभिक्रिया की प्रायोगिक आंकड़े आपको दे रखे हैं, ए की सांद्रता, बी की सांद्रता और वेग। ए की सांद्रता मोल प्रति लीटर में ही होगी, तो यहाँ पे कोष्टक में लिखा हुआ रहेगा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर और मोल प्रति लीटर। इस टेबल का मतलब आपको पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि टेबल आ गई सामने और तुक्का लगाने की कोशिश कर रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा बच्चों। और कैसा भी क्वेश्चन हो अपन सॉल्व कर सकते हैं, मेरी आपको ये गारंटी है। तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रयोग संख्या, ठीक है। 3 प्रयोग ले लेते हैं, मैक्सिमम 3 ही प्रयोग आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। 4 प्रयोग वाला क्वेश्चन भी अपन बुक में दे रखा है, वो कर लेंगे, चिंता मत कीजिए आप। देखिएगा पहला प्रयोग, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा इसको, 1 2 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं सांद्रताएं लूँगा और वेग लूँगा। मैंने ए की सांद्रता 4 मोल प्रति लीटर ली, बी की सांद्रता मैंने 8 मोल प्रति लीटर ली, और अभिक्रिया का वेग मुझे प्राप्त हुआ 32 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, ठीक है। आपको ये जो सांद्रताएं और वेग कुछ इस प्रकार से दिए जाएंगे ताकि वो आपस में कैंसिल आउट हो सके, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इजीली आपस में कट जाएंगे। इस प्रकार की सांद्रताएं आपको मैक्सिमम दी जाती है। तो बताओ, ए की सांद्रता 4 मोल प्रति लीटर ली, बी की सांद्रता 8 मोल प्रति लीटर ली, अभिक्रिया का वेग कितना प्राप्त हुआ, 32 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। अब क्या किया, जो दूसरा प्रयोग किया उस प्रयोग में ए की सांद्रता को 2 गुना कर दिया, 8 मोल प्रति लीटर, और बी की जो सांद्रता है उसको स्थिर रख दिया। बी की सांद्रता को क्या रख दिया, स्थिर, 8 से 8 रख दिया, ठीक है। और अभिक्रिया का जो वेग है वो 32 मोल प्रति लीटर ही रहा, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट ही रहा। इसका मतलब क्या है, देखो कि आपने ए की सांद्रता को 2 गुना किया, अभिक्रिया के वेग में कोई चेंज आया है क्या, नहीं आया। इसका मतलब घात कितनी आने वाली है, x का मान कितना आने वाला है, 0। इसका मतलब ये है कि अभिक्रिया का वेग ए की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं कर रहा। आप क्वेश्चन को यही समझ लो ना, आगे जाने की बात ही नहीं है। बताओ, ए की सांद्रता को कितने गुना किया, 2 गुना, 4 को 8 किया, तो बताओ क्या ये चेंज हुआ क्या। इसका मतलब इस अभिक्रिया का वेग ए की सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रहा। पावर कितने आने वाली है, 0। 0 पावर कब आती है, जब अभिक्रिया का वेग डिपेंड अभिकारक की सांद्रता पर नहीं करता। चलिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। तो मैं भी टेबल फॉर्म कर रहा हूँ, किस प्रकार से टेबल बनाई जाती है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो बताओ, इसको कितने गुना किया, 8 गुना, अभिक्रिया के वेग में कोई चेंज आएगा, नहीं आया। अब क्या करेंगे अपन, तीसरा प्रयोग के जो आंकड़े वो लिख रहा हूँ। अब क्या किया, इसको 8 किया, मतलब इसको तो स्थिर रख दिया और इसको 8 से कर दिया, मान लीजिएगा 16 मोल प्रति लीटर। तो अभिक्रिया का जो वेग है वो 128 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट हो गया। तो इस अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण आपको ज्ञात करना है। वेग समीकरण ज्ञात करने का मतलब ये है बच्चों कि आपको पावर ज्ञात करनी है, x और y के मान आपको ज्ञात करने हैं। ये प्रायोगिक आंकड़े नहीं होते तो वेग समीकरण क्या लिखते, वेग बराबर के a की पावर क्या 1 लिखते क्या यहाँ पर, नहीं, क्या लिखते बताओ, x, और b की पावर क्या लिखते, y। जहाँ x का मान यहाँ पर कितना है, 1 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, और y का मान इस 2 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो बताओ, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक बेसिक इक्वेशन लिख लेंगे जो हमने सीखी है, रेट इक्वेशन बोलते हैं इसको, वेग समीकरण बोलते हैं। तो इस वेग समीकरण के आधार पे हम 3 इक्वेशन बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रयोगों की संख्या कितनी है, 3 है। बताओ, पहली समीकरण क्या बनेगी, पहली समीकरण बनेगी पहले प्रयोग के द्वारा, और पहले प्रयोग में वेग कितना है बताओ, 32। तो 32 बराबर के, बताओ 1 का मान बोलो, 1 की सांद्रता कितनी है, 4 की पावर x, b की बोलो 8, 8 की पावर
y। ये समीकरण नंबर क्या हो गई? 1 हो गई। अब देखो दूसरे समीकरण में वेग 32 ही है, के सांद्रता a की कितनी है? 4 की पावर x 8 की पावर y। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई? 2। और तीसरे प्रयोग में देखो, दूसरे प्रयोग में, पहले प्रयोग में 4 और 8, 4 8, दूसरे प्रयोग में 8 8 है, सॉरी यहाँ पे 8 आएगा। और तीसरे प्रयोग में क्या है बताओ? ये 128 हो गया बराबर के, बताओ a की सांद्रता कितनी है? 8 की पावर x और b की कितनी है? 16 की पावर y। ये समीकरण नंबर क्या हो गई? 3 हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितने प्रयोग हमें दे रखे हैं उतनी समीकरणें बना लेंगे। अब x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए y वाले कॉलम में कॉमन देख लो और y का मान निकालने के लिए x वाले में कॉमन देख लो। तो पहले x का मान निकाल लेते हैं, मतलब कहने का मतलब 3 समीकरणें होंगी, उनको आपस में काटापीटी करके x और y के मान आपको फाइंड आउट करने हैं। तो x का मान फाइंड आउट करने के लिए आप समीकरण 2 में 1 का भाग दे देना। देखो ऐसे ही समझ में आ रहा होगा, 8 8 से कट जाएगा तो 8 की पावर y, 8 की पावर y से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 8 की पावर x में 4 की पावर x का भाग लगेगा तो कितना आएगा? 2 की पावर x, k से कट जाएगा, 32 से कटेगा तो कितना आएगा? अगेन 2 की पावर x बराबर 1 हो जाएगा। तो बताओ x का मान कितने आने वाला है? 0। समझ में आया होगा? तो बताओ, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। समीकरण 2 में 1 का भाग दे देते हैं। सर 2 में 1 का भाग क्यों दिया? तो 2 में 1 का भाग इसलिए दिया क्योंकि इसमें देखो 8 8 कॉमन है, ये कट जाएंगे तभी तो x का मान मिलने वाला है अपन को। और समीकरण 3 में 2 का भाग देंगे तो, समीकरण 3 में 2 का भाग देंगे तो ये वाला पद कट जाएगा। 8 की पावर x, 8 की पावर x कट जाएगा, 16 की पावर y, 8 की पावर y से भाग लगेगा तो 2 आएगा, 2 की पावर y आएगा और 2 की पावर y बराबर कितना हो जाएगा? 4। y का मान 2 आने वाला है। सर समीकरण 3 में 1 का भाग नहीं दे सकते क्या? नहीं दे सकते भैया, 3 में 1 का भाग दोगे तो कॉमन नहीं है ना आपस में। देखो 3 और 1 को देखो, यहाँ पे 16 8 8 4, तो वो हम मान फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। x और y का मान फाइंड आउट करने के लिए कम से कम एक आपस में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। ठीक है, एक को कॉमन देखना है अपन को। तो बताओ, हम भाग देते हैं समीकरण 2 में 1 का। तो समीकरण 2 में 1 का भाग दिया, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, तो 2 में 1 का भाग डायरेक्ट दे दूँ। अब मैं डायरेक्ट दे दूँ, बताओ 32 से कटेगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। k से कट जाएगा। 8 की पावर x में 4 की पावर x का भाग लगेगा तो 2 की पावर क्या आएगा? x। और 8 की पावर y, 8 की पावर y से कट जाएगी तो 2 की पावर x बराबर 1 हो गया। तो बताओ x बराबर कितना होगा? 0। अरे भैया किसी की पावर 0 होती है तो मान 1 होता है कि नहीं होता? किसी की पावर 0 होती है तो मान कितना होता है? 1। तो x का मान कितना आ गया? 0। अब समीकरण 3 में 2 का भाग दो। समीकरण 3 में 2 का क्या देना है? भाग। समीकरण 3 में 2 का भाग दिया। समीकरण 3 में 2 का भाग दोगे तो बताओ 128 में 32 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 4। k से कट जाएगा, 8 की पावर x, 8 की पावर x से कट जाएगा, 16 की पावर y में 8 की पावर y का भाग लगेगा तो बताओ कितना आएगा बच्चों? 2 की पावर y। तो बताओ y का मान कितना होगा? 2। अरे भैया 2 होगा तभी तो 4 होगा। ये 2 की पावर 2 बराबर कितना होता है? 4। तो बताओ x का मान तो आ गया 0 और y का मान कितना आ गया? 2। तो बताओ वेग समीकरण क्या होगी? k a की पावर 0 और b की पावर कितनी हो जाएगी? 2। नोट्स में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको हो सकता है आंकड़े अलग हो तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पीडीएफ जो मैंने आपको भेजी है और जो उपलब्ध आपको अगर नहीं हुई है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वेग बराबर के a की पावर 0 b की पावर 2। नोट्स में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आपकी जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसके चैप्टर के पीछे के जो क्वेश्चंस हैं उसमें देखिएगा आपको वहाँ पर भी क्वेश्चंस इस प्रकार के मिल जाएंगे। सर ये तरीका लंबा है, शॉर्टकट में कैसे हो गया? शॉर्टकट में करने के लिए बताओ इसकी पावर कितनी x, इसकी पावर कितनी y। ठीक है, सबसे पहले x का मान निकालना है तो आप y वाली कॉलम में कॉमन देख लो। कॉमन का ना उभयनिष्ठ सांद्रताएं उभयनिष्ठ देख लो, ये उभयनिष्ठ है कि नहीं? बताओ 8 8 है तो बताओ इसको 2 गुना कर रहा है अगला, तो बताओ ये कितना गुना हो रहा है? सर 1 ही गुना हो रहा है। 32 का कितना गुना है? 1। तो 2 1 के बराबर कब होगा? जब पावर कितनी होगी? 0। इसका मतलब x का मान कितना आया? 0। और y का मान निकालने के लिए
x वाले कॉमन कॉलम में कॉमन देख लो, तो बताओ इसको कॉमन देगा तो इसको कितना गुणा किया, 2 गुणा, तो बताओ ये कितना गुणा हो गया, 4। इसको 2 गुणा करने पर ये 4 गुणा हो रहा है, तो बताओ 2 4 के बराबर कब होगा, जब पावर कितनी होगी, 2। तो बताओ y का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको और भी मिलेंगे जिनको आप सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। फिलहाल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी अभिक्रिया की वेग समीकरण उसको देखने मात्र से नहीं लिख सकते, और लिखनी हो तो x और y की फॉर्म में लिखनी है, और x और y के मान पता करने हैं तो आपके पास में क्या होने चाहिए, प्रायोगिक आंकड़े होने चाहिए। तो ये थी वेग समीकरण। इसके बाद में हम सीखेंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो भैया, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। कोटि का मतलब होता है कि अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक के कितने अणुओं की सांद्रताओं पर डिपेंड कर रहा है, कितने अणुओं की सांद्रताओं पर डिपेंड कर रहा है, वही क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि। तो प्रायोगिक तौर पर कोटि एक प्रायोगिक अवधारणा है। प्रायोगिक तौर पर जो हमने वेग समीकरण प्राप्त की, उस वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातांकों का योग, सिंपल शब्दों में कहूँ घातांकों का योग जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। देखिएगा, परिभाषा लिख देता हूँ पहले मैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया की वेग समीकरण में, वेग समीकरण में, किसी रासायनिक अभिक्रिया की वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। सर अभी तो आप कह रहे थे कि कोटि का मतलब होता है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की किस संख्या पर डिपेंड कर रहा है, वो संख्या ही अभिक्रिया की कोटि होती है। अब कह रहे हो घातांक, भैया बात एक ही है, बात एक ही है। जो घातांकों का योग होगा उतने अणुओं की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो फिलहाल मैं आपको वो परिभाषा वापस से बता दूंगा, उसका मतलब बता दूंगा, लेकिन एग्जाम में आपको ये वाली लिखनी है और इसी से आपके क्वेश्चन भी सॉल्व होने वाले हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया की वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग जो होता है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। कोटि एक प्रायोगिक अवधारणा है, ध्यान रखिएगा। किसी अभिक्रिया को देखने मात्र से क्या आप उसका वेग समीकरण लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। वेग समीकरण लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रायोगिक आंकड़े चाहिए। तो जब तक आपके पास प्रायोगिक आंकड़े किसी अभिक्रिया के नहीं है तब तक आप किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण नहीं लिख सकते, और वेग समीकरण लिखे बगैर आप घातों का योग नहीं कर सकते, और घातों का योग किए बगैर कोटि नहीं निकाल सकते। इसका मतलब किसी अभिक्रिया को देखने मात्र से उसकी कोटि निकालना संभव नहीं है। आपको कोई अभिक्रिया दे दी जाए और कहा जाए इसकी कोटि बताओ, हाँ कुछ अभिक्रियाएं जिनकी कोटि आपको डायरेक्ट याद रखनी होती है उनको छोड़ दें, तो वैसे अभिक्रिया कोटि देखने मात्र से अभिक्रिया को बताना संभव नहीं है। तो फिलहाल अभिक्रिया कोटि की क्या परिभाषा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। जैसे एक अभिक्रिया ली मैंने N1A प्लस N2B इज इक्वल टू उत्पाद, इज इक्वल टू उत्पाद। बताओ इस अभिक्रिया के लिए प्रायोगिक तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर नहीं, प्रायोगिक तौर पर यदि मैं वेग लिखना चाहूँ तो वेग समानुपाती किसके होगा, A की पावर x के और b की पावर y के। सर n1 n2 नहीं लिखोगे क्या, भैया सैद्धांतिक बात है वो, गुलवर वागे वाला नियम यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे हमें x और y लिखना भी बताया ना, कितनी देर मैंने उसमें लगाया है आपको। तो बताओ x और y लिखोगे तो बताओ समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो क्या आएगा, k, तो वेग बराबर k, a की पावर x और b की पावर y। ये क्या है, इस अभिक्रिया की वेग समीकरण। और वेग समीकरण में जो घात होते हैं ना, इन घातों का योग क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो a के सापेक्ष कोटि, कोटि का मतलब होता है कि कितने अणुओं की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड कर रहा है। तो a के सापेक्ष कोटि, a के सापेक्ष कोटि x होगी,
अभिकारक A जो है उसके सापेक्ष कोटि कितनी होगी, x। इसका मतलब ये है कि A के x अणुओं की सांद्रताओं पर, A के x अणुओं की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड करेगा, और B के सापेक्ष कोटि बराबर y। इसका मतलब B के y अणुओं की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड करेगा। तो अभिक्रिया कुल कोटि कितनी होगी, x प्लस वाई। अभिक्रिया कुल कोटि कितनी होगी, x प्लस वाई। तो बताओ अभिक्रिया कोटि क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। कोटि एक प्रायोगिक अवधारणा होती है, किसी अभिक्रिया को देखने मात्र से उसकी कोटि ज्ञात करना संभव नहीं है। तो सर कोटि कैसे निकालते हैं, तो कोटि निकालने के लिए आपके पास प्रायोगिक आंकड़े होने चाहिए। उन प्रायोगिक आंकड़ों के माध्यम से आप x और y के मान अभी निकालना सिखाया था ना, वो x और y के मान आप निकालोगे और उनको जोड़कर अभिक्रिया क्या निकालोगे, कोटि निकालोगे। तो बताओ यहाँ पर इस अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक A के x अणुओं और अभिकारक B के y अणुओं की सांद्रता पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो कोटि की क्या परिभाषा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। जैसे एग्जाम में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस कभी कभी आपको दे दिए जाते हैं, तो बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको डायरेक्टली वेग समीकरण दे रखा है तो आप कोटि निकाल सकते हैं घातों का योग करके। जैसे एक अभिक्रिया है A प्लस 2B से उत्पाद, और आपको कहा गया इस अभिक्रिया का जो वेग समीकरण है वो है A की पावर 0 और B की पावर 1। ये आपको डायरेक्टली दे दिया, अगर आपको दे दिया जाए तो वो फिर वेग समीकरण होगा, उसके लिए आपको प्रायोगिक आंकड़ों की जरूरत नहीं होगी। वेग समीकरण अगले ने ज्ञात करके ही आपको दिया है प्रायोगिक आंकड़ों के माध्यम से, और कहा इस अभिक्रिया की कोटि बताओ। तो बताओ कोटि कितनी होगी, घातों को जोड़ना है, 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 1। इसको मत जोड़ देना कि सर ये 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 और 2 3 हो गए, नहीं। वेग समीकरण में आपको घातों का क्या करना है, योग करना है। जैसे एक अभिक्रिया है 2A प्लस B इज इक्वल टू उत्पाद, और आपको कहा गया इस अभिक्रिया की वेग समीकरण है A की पावर 0 और B की पावर हाफ। कोटि का मान भिन्नात्मक भी हो सकता है भैया, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो बताओ कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि बताओ इस अभिक्रिया, आपसे कोटि पूछे तो कोटि कितनी हो जाएगी, 0 और हाफ कितना हो गया, हाफ। इसका मतलब इस अभिक्रिया की कोटि हाफ होगी। आपको कहा गया कि N2 प्लस थ्राइस H2 इज इक्वल टू ट्वाइस NH3, ठीक है, हैबर्ट समीकरण होती है FeMO। और कहा गया इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया का वेग समीकरण ये है मान लो। तो बताओ इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 0। 0 प्लस 0 कितनी हो जाएगी, 0। इसका लो कोटि का मान 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। कोटि जब भी आपको पूछे तो वेग समीकरण या तो दिया जाएगा आपको, और वेग समीकरण नहीं दे रखा है तो प्रायोगिक आंकड़े आपको दिए जाएंगे, प्रायोगिक आंकड़ों से वेग समीकरण आपको निकालना पड़ेगा। और वेग समीकरण दे दिए तो मजे ही मजे हैं, फिर केवल घातों को क्या करना है, जोड़ना है। तो बताओ कोटि निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। या तो वो अभी आपको x और y के मान निकालना सिखाए थे, उन x और y के मान निकाल के आप उनको जोड़ लोगे। अभी जो मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे उनको आप वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, उनमें कोटि निकाल के देखिएगा, घातों को जोड़ दीजिएगा। और आपको डायरेक्टली अगर वेग समीकरण दे रखी है तब तो आपका काम बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, आसान, और आपको सिर्फ घातों का क्या करना है, योग करना है। तो ये थी अभिक्रिया की कोटि। कोटि का जो मान है, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, कोटि का मान संभव मान, कोटि का संभव मान, कोटि का संभव मान क्या क्या हो सकता है वो देख लो आप। कोटि का मान 0 हो सकता है। 0 होने का मतलब है कि अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रताओं पर डिपेंड नहीं कर रहा। अभिकारकों की सांद्रताओं को आप किसी प्रकार से चेंज कर लो, अभिक्रिया के ऊपर, अभिक्रिया के वेग पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो कोटि का मान 0 हो सकता है। कोटि का मान ऋणात्मक हो सकता है, कोटि का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, कोटि का मान ऋणात्मक हो सकता है। कोटि का मान भिन्नात्मक हो सकता है। भिन्नात्मक का मतलब पॉइंट्स में,
पॉइंटों में, ठीक है, जैसे 0.5 है, 1.5 है, 2.5 है। कोटि का मान शून्य हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, कोटि का मान भिन्नात्मक हो सकता है, और कोटि का मान पूर्णांक तो हो ही सकता है। पूर्णांक का मतलब पूर्णांक, ठीक है। तो कोटि का जो मान है वो शून्य हो सकता है, कोटि का मान ऋणात्मक हो सकता है, कोटि का मान भिन्नात्मक हो सकता है, और कोटि का मान पूर्णांक हो सकता है। कोटि का अधिकतम मान प्राय 3 तक संभव होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बोर्ड एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया कि कोटि का अधिकतम मान कितना होता है। तो कोटि का अधिकतम मान प्राय कहाँ तक हो सकता है, 3 तक हो सकता है। तो कोटि का मान क्या क्या हो सकता है, कोटि का मान शून्य हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, और पूर्णांक में कहाँ तक हो सकता है, 3 तक हो सकता है। कोटि कैसी उदाहरण है रहेगी, क्या किसी अभिक्रिया को देखने मात्र से उसकी कोटि बताना संभव है क्या? नहीं है। जैसे मैं कहूँ एक अभिक्रिया दे दी 2NH3 = N2 + थ्राइस H2, बताओ कोटि कितनी होगी? आप कहते हो सर 2 होगी, नहीं, गलत बात का कोटि 2 होगी। सर यहाँ पे 2 लगा हुआ है। अरे भैया ये एक सैद्धांतिक उदाहरण है, सैद्धांतिक तौर पे 2 है ये, यानी इसका वेग अगर सैद्धांतिक तौर पे लिखोगे तो पावर 2 आएगी। समझ में आ रही होगी मेरी बात। इसकी कोटि आप डायरेक्टली नहीं बता सकते। हाँ, अगर आपने याद कर रखी तो अलग बात है, बाकी आप सर याद कितनों की करोगे, कितने की हम याद कर पाएंगे? सबकी कोटि आप याद नहीं रख सकते। कुछ अभिक्रिया कोटि आपको याद रखनी होगी जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है कभी कभी, हालांकि वो पूछना भी गलत है। तो बताओ इस अभिक्रिया की कोटि बता सकते हो क्या? नहीं। अगर इसके प्रायोगिक आंकड़े आपको दे दिए जाए या इसकी वेग समीकरण आपको दे दी जाए तो आप इस अभिक्रिया क्या बता सकते हो? कोटि बता सकते हो। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई? कोटि। कोटि का संभव मान भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिएगा इस क्लास का अंतिम टॉपिक है, फिर बाकी चीज़ें हम अगली क्लास में लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे। एक टॉपिक और मैं आपको इस क्लास में पढ़ा देता हूँ, वेग स्थिरांक के का मात्रक। यहाँ से क्वेश्चन आता है वेग स्थिरांक के का मात्रक, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वेग स्थिरांक के का मान नहीं मात्रक। देखिएगा के का मात्रक क्या होगा। देखिएगा अभिक्रिया का जो वेग है उसका मात्रक मैंने आपको बताया था मोल प्रति लीटर प्रति समय, या मोल प्रति लीटर प्रति मिनट प्रति सेकंड प्रति आवर, जो भी आप समय का मात्रक लेते हो उसके अकॉर्डिंग। तो बताओ वेग स्थिरांक के का मात्रक क्या होगा। तो इसका मात्रक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वेग समीकरण लिखेंगे। एक सामान्य वेग समीकरण हमने लिखी, वेग बराबर के ए की पावर x और b की पावर y। ठीक है, वेग बराबर क्या होता है, के ए की पावर x और b की पावर y। x और y के मान प्रायोगिक आंकड़ों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और x और y का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि। अभी बताया था x और y का योग अभिक्रिया क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो बताओ k का मात्रक निकालना है, k का मात्रक निकालना है। तो बताओ k बराबर क्या होगा, वेग बटा a की पावर x b की पावर y। ठीक है, यानी k का जो मात्रक होगा वो वेग के मात्रक बटा a और b के मात्रक के बराबर होगा। तो बताओ k का मात्रक निकालना है, तो k का मात्रक बराबर, बताओ वेग का मात्रक क्या बताया था, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट या प्रति सेकंड, जो भी आप ले हो। यहाँ पे समय का मात्रक मिनट सेकंड या और भी लिया जा सकता है। बताओ ए क्या है, सांद्रता, और सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर की पावर x, मोल प्रति लीटर की पावर x। और b क्या है, सांद्रता, और सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर की पावर y, मोल प्रति लीटर की पावर y। चलिएगा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, k का मात्रक क्या होगा, बताओ k का मात्रक होगा मोल प्रति लीटर प्रति मिनट डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर की पावर x प्लस y। और x और y का जो योग है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, कोटि। तो मैंने मान लिया x प्लस वाई बराबर स्मॉल n, x प्लस वाई बराबर स्मॉल n, यानी अभिक्रिया की कोटि। अभी बताया था भैया, याद है क्या या भूल गए, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, तो बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल, सॉरी, तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, k बराबर मोल प्रति लीटर प्रति मिनट डिवाइडेड बाई
मोल प्रति लीटर की पावर n, x प्लस वाई का योग क्या लिख दिया, n लिख दिया। ठीक है, तो बताओ यहाँ से k का मात्रक क्या आ जाएगा। मोल की पावर n को ऊपर ले जाओगे, ऊपर मोल की पावर 1 है तो 1 माइनस n, भाई 1 तो पहले से है और ये मोल की पावर क्या है, n है, ऊपर जाके मोल की पावर क्या हो जाएगी, माइनस n हो जाएगी। अब देखो 1 बटा लीटर की पावर क्या है, n है, 1 बटा लीटर की पावर क्या है, n, यानी अगर हम इसको कहें तो ये लीटर की पावर माइनस n है। लीटर की पावर क्या है, माइनस n, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस n हो जाएगा, और माइनस 1 पहले से है तो लीटर की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ये वापस से समझ लो, ये 1 बटा लीटर है कि नहीं है, और 1 बटा लीटर की पावर n है। इसका मतलब इस डिवाइड के साइन के नीचे लीटर की पावर कितनी है, माइनस n। 1 बटा लीटर की पावर n है तो लीटर की पावर कितनी होगी, माइनस n होगी, और माइनस n ऊपर जाएगा तो प्लस n हो जाएगा, और मिनट इनवर्स। तो ये k के मात्रक का सामान्य सूत्र आ गया। देखो भैया, अभिक्रिया का जो वेग होता है उसका मात्रक कोटि पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन k का मात्रक कोटि पर डिपेंड करता है। ये देखो, k का जो मात्रक होगा वो कोटि पर डिपेंड करेगा, n पर डिपेंड करेगा। तो ये सामान्य सूत्र आपको k का मात्रक निकालने का क्या करना है, याद करना है। तो k के मात्रक का सूत्र क्या होगा, मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n माइनस 1, मिनट इनवर्स। देखो ये जो इतना मैटर मैंने आपको पढ़ाया, ये सिर्फ इस सूत्र को प्राप्त करने के लिए था। इस मैटर को कभी भी एग्जाम में, ये जो पोर्शन है ये कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ये सूत्र आपको डायरेक्टली याद करना है। तो k के मात्रक का सूत्र क्या होता है, मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n माइनस 1, और मिनट इनवर्स या सेकंड इनवर्स या आवर इनवर्स। तो देखिएगा, मैं आपको एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो बता देता हूँ। तो k के मात्रक का सूत्र क्या होगा, डायरेक्टली याद कर लो, डायरेक्ट याद करना है, मोल 1 माइनस n, लीटर n माइनस 1, सेकंड इनवर्स, या यहाँ पर मिनट इनवर्स लिख सकते हो, आवर इनवर्स लिख सकते हो, टाइम का कोई भी मात्रक सेकंड, मिनट या आवर आप ले सकते हो। तो बताओ n का मान यदि मैं 0 रखूँ, इसका मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। n का मान 0, इसका मतलब कोटि कितनी होगी, शून्य होगी। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक क्या होगा, k का मात्रक देखो, शून्य रखो, n का मान 0 रखो तो 1 माइनस 0 कितना होगा, मोल बच जाएगा, 0 माइनस 1 यानी लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो k का मात्रक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये देखो, मैंने आपको बताया था शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, जिसके लिए वेग समीकरण हो, वेग बराबर के a की पावर 0 और b की पावर भी 0, और जब पावर 0 होती है तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। इसका मतलब यहाँ पर इसको हम हटा सकते हैं, तो वेग और k आपस में क्या होते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बराबर। इसका मतलब जो मात्रक वेग का होगा वही किसका होगा, k का होगा। तो याद रखिएगा, k का जो मात्रक होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, वो अभिक्रिया के वेग के क्या होता है, बराबर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, कौन सी कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक k का मात्रक बराबर होता है, समान होता है। तो बताओ वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, शून्य कोटि की। n का मान 1 रखा, इसका मतलब कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, प्रथम कोटि की। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक बराबर, बताओ यहाँ पे n का मान 1 रखो तो 1 में से 1 घटाओगे 0, यानी मोल की पावर 0, और मोल की पावर 0 का मतलब 1, मोल की पावर 0 हो जाएगा ना। मोल की पावर, किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो मान उसका कितना होता है, 1 होता है। बताओ 1 माइनस 1, लीटर की पावर 0, सेकंड इनवर्स। तो बताओ ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो बताओ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक क्या होगा, सेकंड इनवर्स। n का मान कितना रखा, 2। तो बताओ कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, द्वितीय कोटि की। और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक क्या आएगा, बताओ। n का मान 2 रखो, 1 माइनस 2 यानी मोल इनवर्स, 2 माइनस 1 लीटर सेकंड इनवर्स।
तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए K का मात्रक मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। N का मान कितना रखा 3, तो बताओ कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, तृतीय कोटि की। K का मात्रक क्या हो जाएगा बताओ, N का मान 3 रखो तो 1 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा -2, तो मोल इनवर्स 2 3 - 1 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक लिखो, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक लिखो, या शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक लिखो। तो इन चारों मात्रकों को अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। वो बात अलग है कि बार बार आप पढ़ते हो तो आपको डायरेक्टली भी याद हो सकते हैं, और डायरेक्टली याद नहीं हो तो आपको ये एक सामान्य सूत्र याद रखना है, और इस सूत्र में n का मान रख करके K का मात्रक निकालना है। जैसे मान लीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए K का मात्रक बताओ, तो आपको एग्जाम में क्या करना है, K के मात्रक का सामान्य सूत्र लिख लेना है, मोल की पावर 1 - n लीटर की पावर n-1 सेकंड इनवर्स। और फिर n का मान कितना रखना है बताओ 3, क्योंकि तृतीय कोटि की अभिक्रिया है तो K का मात्रक हो जाएगा 3 रख दो, 1 में से 3 घटेगा -2 लीटर 3 - 1 2 सेकंड इनवर्स। आपसे पूछे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक लिखो K के लिए, K का मात्रक लिखो, तो बताओ n का मान कितना रख देना 0। तो इस प्रकार से आप K का क्या निकाल सकते हो, मात्रक निकाल सकते हो। तो बताओ एक बात और यहाँ पे आप सीख लें कि K के मात्रक को देखकर भी कोटि आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे मान लीजिएगा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसमें आपसे K का मात्रक आपको दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कोटि बताओ। जैसे मैं कहूँ कि एक अभिक्रिया के लिए K का मात्रक 2 सेकंड इनवर्स है, 2 सेकंड इनवर्स है, तो बताओ ये अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, तो सेकंड इनवर्स कौन सी कोटि की अभिक्रिया के लिए K का मात्रक होता है, प्रथम कोटि। तो K का जो मान है उसका मात्रक देखकर भी आप अभिक्रिया क्या बता सकते हो, कोटि। तो कोटि बताने के यहाँ पर हमने 3 तरीके सीख लिए। पहला तरीका क्या है कि प्रायोगिक आंकड़ों के द्वारा, प्रायोगिक आंकड़े आपको दे रखे होंगे, प्रायोगिक आंकड़े आपको दे रखे होंगे और प्रायोगिक आंकड़ों से आप क्या करोगे, x और y के मान निकालोगे, x और y को आपस में जोड़ दोगे, अभिक्रिया क्या आ जाएगी, कोटि। प्रायोगिक आंकड़े अगर आपको नहीं दे रखे तो आपको अभिक्रिया का वेग समीकरण दे रखा होगा एग्जाम में, वेग समीकरण डायरेक्ट दे रखा होगा, और वेग समीकरण में x और y के मान आपको डायरेक्टली दिए रहते हैं, उनको जोड़ देना, अभिक्रिया क्या आ जाएगी, कोटि। या फिर क्वेश्चन में आपको वेग स्थिरांक K का मात्रक दे रखा होगा और K का जो मात्रक है उस मात्रक को देखकर भी हम क्या बता सकते हैं, अभिक्रिया की कोटि बता सकते हैं। तो कोटि बताने की ये वाले तरीके जो हैं वो आप सीख लीजिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपके काम में आता है। या फिर आपको कई बार कुछ रिएक्शंस भी मैं आपको बताऊंगा, जब आपको मैं शून्य प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ाऊंगा वहाँ पर बताऊंगा। जैसे रेडियो एक्टिविटी की जो रिएक्शंस होती है, रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन की, विघटन की जो अभिक्रियाएँ होती हैं उनकी कोटि हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। जैसे उत्प्रेरक की सतह पर होने वाली जो रिएक्शंस होती हैं उनकी कोटि का मान 0 होता है। तो ये सभी बातें हम आगे आने वाले वीडियोस में करने वाले हैं। तो बताओ वेग समीकरण को देखकर भी आप क्या बता सकते हो, कोटि। प्रायोगिक आंकड़ों के द्वारा आप क्या बता सकते हो, कोटि। और वेग स्थिरांक K का मात्रक जो है उस मात्रक को देखकर भी आप अभिक्रिया क्या बता सकते हो, कोटि। कोटि का मतलब मैंने आपको बता दिया, वेग समीकरण में घातों का योग, या कितने अणुओं की सांद्रता पर, अभिकारक के कितने अणुओं की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है, उस संख्या को अभिक्रिया क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं बताओ, कोटि कहते हैं। अब एक लास्ट बात इस वीडियो की कि वेग का मात्रक सदैव क्या होता है, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। लेकिन वेग स्थिरांक का जो मात्रक है, मैं बार बार ये बच्चों को बताता हूँ क्योंकि बच्चे गलत करते हैं इस चीज़ को, वेग स्थिरांक K का जो मात्रक है ना वो किस पर डिपेंड करता है, कोटि पर, कोटि पर डिपेंड करता है। इसका मतलब मैं आपसे कहूँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग का मात्रक बताओ,
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग का मात्रक बताओ, तो वेग का मात्रक तो प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, सभी कोटि के लिए ये होने वाला है। लेकिन मैं आपसे कहूं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक बताओ, तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा कौन से सूत्र से, K बराबर मोल 1 - n लीटर n-1 सेकंड इनवर्स। इस सूत्र को आप डायरेक्ट याद कीजिएगा, पहले 1 - n आता है फिर n-1 आता है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि बच्चे कई बार क्या करते हैं मोल n-1 लीटर 1 - n कर देते हैं, उनका आंसर क्या हो जाता है गलत। तो ध्यान रखिएगा, पहले 1 - n है फिर n- क्या है 1 और सेकंड इनवर्स है। तो वेग का मात्रक तो सदैव मोल प्रति लीटर प्रति टाइम, और वेग स्थिरांक का मात्रक किस पर डिपेंड करता है, कोटि पर। तो इस क्लास में मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में अभिक्रिया कोटि और वेग स्थिरांक के मात्रक तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, और मैंने 2 न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाए वेग समीकरण ज्ञात करने के। और वेग समीकरण एक बार अगर आप ज्ञात कर लेते हो तो आप कोटि भी उससे ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि x और y के मान आपस में क्या करने हैं, जोड़ने हैं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं। मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।